हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड के ऊपर आपको दिख तो रहा ही होगा, बट एक्चुअली क्या है कि पूरा यहाँ पर मैं बताऊँ तो तीनों का तीनों प्रोसेस है। यहाँ पर वो क्या है तो अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है तो वहाँ पर तीन टाइप के रेडिएशन निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला था अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। तो सबसे पहले हमने अल्फा के बारे में पढ़ा था। वो क्या था कि अल्फा जो है वो एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है, 2 4 हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने में से अल्फा का डीके करेगा, उसका मतलब क्या होगा कि वो अपने में से कोई हीलियम को बाहर निकाल देगा। मतलब कि हीलियम न्यूक्लियस अपने में से वो बाहर निकालता रहता होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वहाँ पर अल्फा रेडिएशन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हमने फिर बीटा की और गामा की भी बात की थी, तो वो बात में देखते हैं। पहले इसका एक यहाँ पर मैंने प्रोसेस लिखा है, ठीक है। तो आप लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस पढ़ते होंगे। तो एक साइड पर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही दूसरे साइड पर हो जाते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है। ये फिजिकल नहीं, न्यूक्लियर प्रोसेस है। उसमें भी वो वही बैलेंस करना रहता है कि एक साइड पर जितना है दूसरे साइड पर उतना ही कर देना है। तो एक सिंपल प्रोसेस यहाँ पर अल्फा डीके के लिए लिखा था। तो यूरेनियम 92 238, ठीक है, ये प्रोसेस लिखा था। तो ये प्रोसेस में आप देखो तो यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि अपने में से अल्फा को डीके करेगा। इसका मतलब कि अपने में से वो अल्फा को निकाल देगा। तो अब देखो कि अल्फा निकाल देगा, मतलब इधर क्या होगा कि 2He4 इस तरीके से तो आ जाएगा। तो अब देखो तो इधर क्या होगा कि यूरेनियम 92, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये 92 है, तो उसमें से 2 वाला तो निकल गया, तो होगा क्या कि 90 ही बचेगा। तो इधर क्या हो जाएगा कि ये 90 आएगा, वो आपको समझना है। दूसरा क्या है कि ऊपर 238 है, तो इधर 238 में से 4 निकल गया। एटॉमिक मास यूरेनियम का 238 है, तो उसमें से 4 निकल गया, तो उधर क्या बचेगा 234। अब यहाँ पर आप देखो तो ये एटॉमिक नंबर 90, तो ये 90 नंबर किसका आता है, थोरियम का। तो यहाँ पर होगा क्या कि थोरियम मिलेगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कोई यूरेनियम का न्यूक्लियस अल्फा डीके करेगा, तो उसके बाद वहां पर हमको कोई यूरेनियम नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर सिर्फ थोरियम बच जाएगा, ठीक है। और ये अल्फा भी नहीं रहेगा। अल्फा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वहां से वो बहुत सारे वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल कौन सा बचेगा, थोरियम ही बचेगा। तो अल्फा अपने में से यूरेनियम जब अपने में से ये अल्फा डीके करेगा, तो वहां पर एक्चुअली यूरेनियम भी नहीं बचेगा, फिर थोरियम ही बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि अल्फा डीके का प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि ये दोनों का जो मास होगा, ठीक है, ये मास क्या हो जाएगा तो इसके मास से कम होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये प्रोसेस होगी तो उसमें साथ में क्या होगा कि एनर्जी भी जनरेट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो इसका मास से ये 2 बन रहे, बट जो थोड़ा सा मास डिफेक्ट आएगा वो मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये दोनों का जो मास होगा वो इसकी कंपेयर में कम होता है। तो ये अल्फा डीके के बारे में प्रोसेस था। अब यहाँ पर आप चाहो तो ये जो प्रोसेस है उसको एस जनरली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो यूरेनियम है तो उसकी जगह कोई रैंडम हम एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया है कि x ले लिया। अब एटॉमिक नंबर z, एटॉमिक मास a। तो यहाँ पर होगा क्या कि अल्फा डीके होगा तो उसमें एक्चुअली हीलियम ही निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या होगा, तो ये थोरियम बचा, तो एक्चुअली कोई नया एलिमेंट मिलेगा। तो अब ये जो नया एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो Z माइनस
टू, ठीक है, जेड माइनस टू 92 टू 90 हुआ ना, तो वैसे ही जेड माइनस टू उसका एटॉमिक नंबर आएगा और ए माइनस फोर उसका एटॉमिक मास आएगा। तो ये इन जनरल प्रोसेस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अल्फा डीके के बारे में था। अब हम बीटा की बात करें तो बीटा के लिए हमने क्या देखा था कि बीटा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है। बीटा की हमने जब बात की थी, ठीक है, तो बीटा हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का मतलब क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास वाला बट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल होगा उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो होगा क्या कि जब बीटा डीके होगा तो जो भी एलिमेंट होंगे उनमें से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बट ये चीज आप समझो, उससे पहले बुक में एक्चुअली ये प्रोसेस डायरेक्ट किया है, बट मैं एक्चुअली चीज आपको समझाना चाहता हूँ जो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकती है और न्यूक्लियस के बाहर भी होगी। डिपेंड करेगा कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है। तो कोई भी फ्री न्यूट्रॉन होगा, फ्री न्यूट्रॉन, ठीक है, एक ही न्यूट्रॉन, तो ये जो न्यूट्रॉन होगा वो क्या करेगा कि आपको पता ही होगा कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन, सॉरी बस हो गया। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा से। तो न्यूट्रॉन जो होगा ना वो क्या करेगा कि अपने में से वो अपने आप को मिटा देगा, क्या करेगा वो प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा मास ज्यादा होगा, वो न्यूट्रॉन का होता है। तो न्यूट्रॉन क्या करेगा कि अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा और रिमेनिंग मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और यहाँ पर साथ में एक एक्चुअली एंटी न्यूट्रिनो भी जनरेट होता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ तो इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या? तो ये कोई प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन क्या हो सकता है? तो प्रोटॉन आप देखो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो साथ में क्या होगा कि एक पॉजिट्रॉन को जनरेट करेगा और साथ में एक न्यूट्रिनो को भी जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ पर ये एंटी न्यूट्रिनो बतलाने के लिए ऊपर लाइन किया हुआ है, बार जो किया है वो। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होगी ना, ये एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, ठीक है। ये वाली कहीं पर भी हो सकती है, ये कहीं पर भी हो सकती है, ये ओनली न्यूक्लियस के अंदर ही होगी ये वाली प्रोसेस। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में भी कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कैसा था, न्यूट्रल था, तो इधर प्रोटॉन जनरेट हुआ, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, तो अकॉर्डिंग टू चार्ज, ठीक है, ये प्रोसेस कैसी है, बैलेंस है। तो नीचे आप देखो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और इधर तो न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, तो न्यूट्रॉन क्या है, वो तो चार्जलेस है। तो ये प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ कि इधर एक पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ, जो कि इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास होगा, ठीक है, ऊपर अपने जैसे देखा तो इलेक्ट्रॉन के जितना ही मास होगा बट उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, तभी जाके इधर +1 चार्ज इधर +1 चार्ज, प्रोसेस बैलेंस हो पाती है। तो ये प्रोसेस दो होती है, ठीक है। अब ये वाली जो कोई भी न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन होगा, वो उसमें भी हो सकती है और न्यूक्लियस के अंदर भी होगी, बट प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन ओनली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब ये प्रोसेस क्यों बतलाई, तो यहाँ पर हमने जो दो प्रोसेस लिखी हुई है उसके बारे में समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉस्फोरस का प्रोसेस है, फॉस्फोरस 1532। अब ये एक प्रोसेस हमारे पास है। तो अब देखो तो प्रोटॉन, सॉरी ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस में से बीटा, बीटा में इलेक्ट्रॉन भी होगा और पॉजिट्रॉन भी होगा, मतलब नेगेटिव बीटा पॉजिटिव बीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें से मान लो कि ये नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है, पता है मेरे को। बट अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकला, इधर क्या है एंटी न्यूट्रिनो, तो साथ में जनरेट क्या हो रहा है प्रोटॉन। तो मतलब क्या होगा कि ये जो प्रोसेस हुई कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वहां पर एक्चुअली एक प्रोटॉन भी बन गया है। तो ये प्रोटॉन बन गया है तो मतलब क्या होगा कि अब यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है, तो ये फॉस्फोरस नहीं रहेगा बट क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। सल्फर क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन बन गया है। तो ये प्रोटॉन जो बन गया है वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 15 की जगह 16 आ जाएगा। तो 16 अब फॉस्फोरस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, तो सल्फर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब नीचे एक दूसरा भी एग्जांपल है, सोडियम Na1122। तो ये जो प्रोसेस हमको दिया हुआ है, तो इसमें हम लेते हैं कि एक पॉजिट्रॉन जनरेट हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ न्यूट्रिनो भी जनरेट हुआ है। तो ये तो बात हो गई, पता है मेरे को न्यूट्रिनो के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्या हो रहा है कि प्रोटॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन का एक्चुअली न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक प्रोटॉन कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन कम हो जाएगा। तो ये एक प्रोटॉन कम हो गया, मतलब क्या होगा कि 11 की जगह अब 10 आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो होगा क्या कि 11 में से 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये Na थोड़ी रहेगा, ये तो नियॉन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो अब आप देखो तो यहाँ पर एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास क्या है, दोनों में सेम ही है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन हो रहा है, बट दोनों रहेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर ही। तो होगा क्या कि एटॉमिक मास तो सेम ही रहेगा, बट एटॉमिक नंबर में चेंज आता रहेगा। क्योंकि न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो वो प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि 15 का 16 हो जाएगा। और प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा कि एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 थे तो वो 10 हो जाएंगे। तो ये क्या है कि बीटा डीके के बारे में, कि जब भी कोई पार्टिकल अपने में से बीटा डीके करेगा तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि इधर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपने में से बाहर निकालेगा। तो वो जब भी ऐसा करेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव को बाहर निकालेगा तो उसका एक एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एंटी न्यूट्रिनो की बात की तो वो बहुत ही हल्के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और इतने इनएक्टिव होते हैं कि अगर वो पूरी की पूरी अर्थ में से भी विदाउट एनी रिएक्शन पास हो सकते हैं। तो ये एंटी न्यूट्रिनो बहुत ही हल्के पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन से भी हल्के हैं, और ये बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं करके भी वो पास हो जाते हैं। तो इनकी एक्चुअली प्रेजेंस भी पता नहीं चलती है, ठीक है। किसी की प्रेजेंस कब पता चलती है कि जब वहां पर कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है। सिंपल देखो कि यहाँ पर इसके अंदर इंक है कि नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं दबा के थोड़ी देख सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ राइटिंग करूँ, अगर यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ तो इसका मतलब इसके अंदर इंक है। बट ये जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं तो वो क्या हो गया कि कुछ रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बीटा डीके के बारे में प्रोसेस था पूरा। अब हम बात करते हैं गैमा की। तो गैमा के लिए आप देखोगे तो क्या होगा कि गैमा एक्चुअली कोई पार्टिकल नहीं है, गैमा इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फोटोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल अल्फा या बीटा डीके करेगा तो अल्फा या बीटा डीके करने के साथ क्या हो जाएगा कि वो स्टेबल नहीं हो जाएगा, वो अनस्टेबल ही रहेगा। उसको स्टेबल होने के लिए क्या होगा कि अपनी जो हाई एनर्जी पर होगा वहां पर वो अल्फा या बीटा डीके करेगा, तो वहां से वो एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, और वो एनर्जी रिलीज करते करते वो क्या होगा कि अपने लो लेवल पर आ जाएगा, और वो लो लेवल पर आकर स्टेबल हो सकता है। तो होता क्या है कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि कोबाल्ट है, ठीक है। तो ये जो कोबाल्ट है 2760,
तो अगर कोबाल्ट है अपने में से बीटा एमिट करेगा, ठीक है। अब बीटा नेगेटिव हम ले रहे, अब यहाँ पर नेगेटिव बीटा लिया मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव जनरेट होता है, ठीक है। देखा था हमने बीटा में, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जनरेट हुआ तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये 27 की जगह 28 हो जाएगा। अब ये 28 हो जाएगा तो ये बन जाएगा निकल 60। बट ये निकल 60 यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट स्टेबल नहीं होगा, ये क्या करेगा अपने में से एक बार 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 1.1 मेगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल के क्या होगा कि थोड़ा लोअर लेवल पर जाएगा, वहां पर से वो वापस क्या करेगा तो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना फोटोन एमिट करके वापस क्या करेगा कि अपनी एक स्टेबल लेवल पर जा पाएगा। तो इस तरीके से गैमा रिएक्शन, गैमा डीके होता है। तो एक्चुअली मतलब क्या है कि कोई भी अल्फा या बीटा का जब डीके होता है तो क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियस होगा वो डायरेक्टली स्टेबल पोजीशन पर नहीं जा पाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी भी अपनी एक एनर्जी लेवल होती है अलग अलग, ठीक है। जैसे हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था, तो न्यूक्लियस की अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होती है। तो हाई एनर्जी लेवल पर ही क्या होगा कि डीके प्रोसेस होगा, बट हाई एनर्जी लेवल पर क्या होगा कि कोई न्यूक्लियस ज़्यादा देर नहीं रुक पाता, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि हाई एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी है तो वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा, और एनर्जी रिलीज करते करते क्या होगा कि वो स्टेबल कंडीशन पर आ जाएगा। तो स्टेबल कंडीशन पर आने के लिए क्या करेगा कि अपने में से एनर्जी रिलीज करता रहेगा, इसलिए हम गैमा को एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज करता है तो फोटोन भी बोल सकते हैं। तो मतलब एनर्जी बोलो फोटोन बोलो सब ठीक है, अब एक ही है, ओके। तो ये गैमा के बारे में था। तो ये अल्फा का प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि कोई न्यूक्लियस में से हीलियम निकलेगा। बीटा प्रोसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नंबर ऑफ, तो क्या होगा एक्चुअली कि एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। और जब हम गैमा की बात करें तो गैमा रेडिएशन से क्या होगा कि कोई भी अल्फा या बीटा के प्रोसेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो अपनी कुछ एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप रिलीज करेगा, ठीक है। एक बार में भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि 2 बार अलग अलग बार करो, एक बार में भी कर सकता है और स्टेबिलिटी ले लेता है, तो वो गैमा को एमिट करके, मतलब गैमा मतलब एनर्जी। तो ये हमारा अल्फा बीटा डीके के बारे में था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियर एनर्जी के साथ, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।